विकास भैरवपुर गांव में अपने माता पिता, पत्नी पुष्पा और बेटे विराट के साथ रहता था। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था। विकास के पिता बीमार रहते थे और उसकी पत्नी और माँ रोज तू मैं करती रहती थी। एक दिन, ओ बहू, जरा मेरी नई वाली साड़ी निकाल देना। अरे माँ जी, अभी मैं बिजी हूँ, आप ही देख लीजिए ना। आप बैठी ही तो हैं। अरे सीधे बोल देना कि तुझे करना ही नहीं है। मेरा बैठना तो तुझसे देखा ही नहीं जाता। जानती है तो बोलती क्यों है? उसी समय महिला मंडल की कुछ औरतें कमला के घर आती हैं। वो औरतें कमला और उसकी बहू को सावन महोत्सव में आने का निमंत्रण देती हैं। तभी किचन में पुष्पा दौड़ती हुई आकर उन औरतों के पास बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। मेरी बहू नहीं आ पाएगी, ये बहुत कामों में बिजी रहती है। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम समय पर खत्म कर लूंगी और फिर चलूंगी। सास बहू एक दूसरे को ताना मारती हैं और बहस करने लगती हैं। ये देखकर महिला मंडली कहती है, आप दोनों एक दूसरे में बात कर लीजिएगा, फिर आ जाइएगा। हाँ माँ जी, सही कह रही हैं। 100 बात की एक बात है माँ जी, अब आपकी तो उम्र हो चुकी है, अब तो पुष्पा को ही इन पार्टियों में जाना चाहिए। तूने बिल्कुल सही कहा कविता। अरे तुम्हारी नई पीढ़ी बुजुर्गों की उपस्थिति का महत्व क्या समझेगी, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी होता है। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। ठीक है, हम लोग चलते हैं। प्रोग्राम अगले ही दिन का होता है। दोनों सास बहू नोक झोंक के बाद तैयारी शुरू कर देती हैं। लेकिन इसी बीच पुष्पा के ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, आपको पिताजी का ख्याल करना चाहिए और प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। बहू, ये बात मैं तुमसे कहने वाली थी। तुम इस घर की बहू हो, इसलिए घर पर रहो और अपने ससुर की सेवा करो। दोनों की तू मैं देखकर कमला का पति जितेंद्र बोलता है, तुम दोनों जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं पिताजी, मैं रुक जाती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, तुम जाओ बहू, मैं ही रह जाती हूँ। अरे तुम दोनों जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर दोनों ही खुश हो जाती हैं और अपनी तैयारी करने चली जाती हैं। बहू, तुम क्या पहन रही हो? देखती हूँ माँ जी, पुरानी साड़ियों में से कुछ अच्छा होगा वही पहन लूंगी। जो भी पहनो, मुझसे तो कम ही दिखोगी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। आप तैयार होकर चलिए, फिर मैं आती हूँ सारे काम निपटा कर। हाँ बहू, मैं जा रही हूँ, मुझे अपनी साड़ी भी तो दिखानी है सबको। कमला तैयार होकर महोत्सव में चली जाती है। फिर उसके कुछ देर बाद पुष्पा जाती है तो सभी पुष्पा की साड़ी देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर कमला को बहुत जलन होती है। बहू ने तो मुझसे झूठ बोला, नई साड़ी ली और मुझे पता ही नहीं है। रुको, इसको तो घर जाकर बताती हूँ। अरे कमला बहन, तेरी बहू ने तो बड़ी सुंदर साड़ी पहनी है, बहुत महंगी लग रही है, पर तेरी साड़ी तो बड़ी सिंपल और उदास लग रही है। कमला घर वापस आती है तो देखती है जितेंद्र चक्कर खाकर गिर पड़ा है, जिससे उसके सर में चोट लग गई है और पैर भी टूट गया है। जितेंद्र के इलाज में अच्छा खासा खर्च होता है। दूसरी तरफ पुष्पा का बेटा विराट अब बड़ा हो गया था, तो उसकी पढ़ाई और घर के खर्च से विकास को बहुत टेंशन होने लगी थी। पर इस दौरान भी सास बहू के झगड़े नहीं रुकते। एक दिन, इनकी ये हालत सिर्फ बहू की वजह से हुई है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। अरे तुम दोनों चुप रहो। एक तो घर चलाने का टेंशन, ऊपर से तुम दोनों के झगड़े, यहाँ रहना ही बेकार है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। माँ जी बस रोज रोज झगड़ा ही करती रहती है मुझसे। चुप करो माँ, तू तो बूढ़ी हो गई है, उन्हें तो समझ नहीं है, पर तू तो समझदार बन। बड़ा अच्छा हुआ, क्या जवाब दिया है मेरे बेटे ने। ज्यादा टेंशन होने की वजह से विकास का मन काम में नहीं लग रहा था और घर में गरीबी की स्थिति
बनती जा रही थी। फिर कुछ ही दिन में दिवाली का समय आ गया। पुष्पा ने अपनी सहेलियों से सुना था कि धनतेरस के दिन चिमटा खरीदने से घर में दरिद्रता कम होती है, इसलिए पुष्पा बाजार जाती है। भैया मुझे वो चिमटा दे देना। अरे बहन, ये चिमटा थोड़ा टूटा हुआ है, रहने दो, तुम कोई और दुकान देख लो। नहीं भैया, मुझे वही दे दो, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। दुकानदार कम पैसों में पुष्पा को वो चिमटा दे देता है। वो उस चिमटे को घर ले आती है और उसे पीट कर सही कर लेती है, जिससे वो चिमटा जादुई बन जाता है। अरे आज बाजार से क्या ले आई? पूजा का सामान लेने के बाद पैसे ही नहीं बचे थे, तो मैं एक टूटा चिमटा ले आई, लेकिन मैंने उसे पीट कर सही बना लिया। ठीक किया तुमने। मेरी तो अब ज्यादा कमाई भी नहीं रही। मुझे तो बहुत टेंशन होती है घर और विराट को लेकर। विकास की ये बात सुनकर नम आंखों के साथ पुष्पा किचन में चली जाती है। वहीं पर वो चिमटा रखा होता है। पुष्पा रोते हुए किचन के डिब्बे चेक करती है तो सारे डिब्बे खाली होते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या बनाऊं? घर में तो राशन भी नहीं है। पुष्पा कुछ मांगने पड़ोस में जाती है, तभी किचन में जादुई चिमटों से सारे डिब्बे भर जाते हैं। उधर पुष्पा को पड़ोस में कुछ नहीं मिलता। वो वापस आकर फिर से अपने किचन में देखती है तो वहां सारे डिब्बे भरे होते हैं। डिब्बों को भरा देखकर वो सोचती है कि विकास लाया होगा और वो खाना बनाने लगती है। जब वो खाना बनाकर सबको परोसती है तो विकास कहता है, अरे ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? ये सब आपकी मेहनत का लाया हुआ है। अचानक हंसी मजाक होने लगता है और बात टल जाती है। कोई भी ध्यान नहीं देता कि राशन कहाँ से आया। पुष्पा, माँ, विराट, जल्दी आओ, देखो मैं तुम सबके लिए तोहफे लाया हूँ। क्या बात है जी, आज तो आप बहुत खुश हैं। हाँ पुष्पा, आज दुकान पर बहुत जबरदस्त बिक्री हुई है। विकास सबको गिफ्ट देता है। वो पुष्पा और माँ के लिए साड़ी लाया होता है। कमला पुष्पा की साड़ी देखकर जलने लगती है। बहू, तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, ये मुझे दे देना। क्या माँ जी, आपको हमेशा मेरी ही साड़ी पसंद आती है, मैं नहीं दूंगी। पुष्पा किचन में जाकर साड़ी छुपा देती है और उसके ऊपर चिमटे को रख देती है। तभी कमला किचन में आकर उस साड़ी को ढूंढ लेती है और फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ते झगड़ते वो दोनों हॉल में आ जाती हैं, जहां जितेंद्र बेड पर लेटा होता है। तभी दोनों के हाथों से छूटकर साड़ी नीचे और चिमटा जितेंद्र के शरीर पर गिर जाता है। माँ जी, आपने ये क्या किया? बहू, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। हे भगवान, इन दोनों को कब बुद्धि आएगी? कब ये दोनों मिलजुल कर रहेंगी? हाँ माँ जी, आप मेरी साड़ी ले लीजिएगा पहनने के लिए। नहीं बहू, ये भारी साड़ी तुम जैसी नई बहू को ही जचेगी, तुम ही पहनना। अच्छा, आज तुम दोनों की दोस्ती हो गई। जितेंद्र की ये बात सुनकर दोनों सास बहू हैरान होकर उसे देखती हैं। पिताजी, आप ठीक हो गए? ये कैसा चमत्कार है? बहू, लगता है इस चिमटे के गिरने की वजह से ये ठीक हुए हैं। हाँ माँ जी, मुझे भी लगता है कि इस चिमटे में ही कुछ बात है। जब से ये हमारे घर में आया है, तब से हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तभी विराट और विकास घर आते हैं और घर की खुशी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और तभी चिमटा बोलने लगता है। हाँ बहन, मैं एक जादुई चिमटा हूँ जिसे तुमने पीट कर सही बना दिया था, और इसलिए मैं तुम्हारे घर की बिगड़ी स्थिति को सही बना रहा हूँ। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर वो चिमटे की सहायता से सभी लोगों की मदद करके खुशी से रहने लगते हैं। गीता देवी के जुड़वा बेटे थे, नकुल और मुकुल, जिनकी पत्नियां थीं नैना, सुनैना। शादी के बाद नकुल और मुकुल में अक्सर झगड़े होने लगे और इस कारण आज गीता देवी अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा कर रही थी। इस घर में और सारे खेतों पर तुम दोनों का बराबर का हक है। तुम दोनों को एक बराबर हिस्सा मिलेगा। तुम दोनों को आपस में झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरे और मेरे पति का जो कुछ भी बचा है वो तुम दोनों में बराबर बटेगा। ठीक है माँ। जैसी आपकी आज्ञा। उस दिन से घर के बीच में एक लकीर खिंच गई। एक ही घर में 2 चूल्हे हो गए और 2 जगह अलग अलग खाना पकने लगा। माँ,
अब जब हर चीज का बंटवारा हो ही गया है तो ये भी कर लेते हैं, एक दिन आप मेरे यहाँ खाना खाइए और एक दिन भैया के यहाँ। ये भी ठीक है। तब से गीता देवी एक वक्त का खाना नकुल की रसोई से खाती तो एक वक्त का खाना मुकुल की रसोई से। जायदाद के साथ साथ माँ भी बढ़ चुकी थी और इन सब का कारण था नकुल और उसकी पत्नी नैना। नैना अक्सर नकुल के कान भरा करती थी। मुझे तो लगता है कि आपकी माँ ने मुकुल भैया को ज्यादा हिस्सा दिया होगा। ऐसा नहीं होगा, उन्होंने तो सब एक बराबर ही बांटा था। फिर भी समझ नहीं आता, मुकुल और सुनैना तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यूं ही कोई बेवजह थोड़े ना माँ की सेवा करेगा। अरे तुम भी ना, मुकुल है ही ऐसा, उसे माँ से पहले से ही लगाव है। लेकिन सुनैना वो क्यों सेवा कर रही है? क्योंकि भाभी भैया की हर बात मानती है। समझ में आया, वो तुम्हारी तरह नहीं है अपने पति को उंगलियों पे नचाने वाली। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही कोसो। मैंने तो सबकी भलाई के लिए कहा था कि बंटवारा करवा दो। वैसे भी तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है, भविष्य में क्या हो किसे पता। अच्छा है ना, पहले ही पैसों और जायदाद का मामला निपट गया। अब कम से कम तुम्हारी माँ पर कोई बोझ तो नहीं रहेगा। अब हो गया ना, जाने दो। वहीं दूसरी ओर मुकुल और सुनैना माँ की सेवा में लगे थे। माँ जी, मैंने आपकी पसंद के बेसन के लड्डू बनाए हैं। वाह, बढ़िया है। और माँ, मैंने वैद्य जी को आपकी कमर के दर्द के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि शाम को मैं उनसे तेल ले लूं, उस तेल से आपका कमर दर्द झट से गायब हो जाएगा। अच्छा है, खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। गीता देवी मुकुल और सुनैना को आशीर्वाद दे रही थी और ये बात नैना को खल रही थी। शाम को जब नैना की बारी आई तो नैना ने भी खाने के साथ मिठाई बनाई। ये लीजिए माँ जी, आपकी मनपसंद पनीर की सब्जी, रोटी, रायता, चावल और गुलाब जामुन। वाह बेटा, लेकिन आज क्या खास है? खास तो कुछ नहीं है, बस बनाने का मन किया। तू मेरी बहू है, तुझे अच्छे से जानती हूँ। तेरा बस चले तो तू रसोई में जाए ही ना। क्या माँ जी, आप भी? अच्छा है, कम से कम तूने इतने सारे पकवान बनाए। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। दोनों को दिए हुए आशीर्वाद में फर्क था। ये सुनकर नैना और चिढ़ गई। वो मन ही मन जल भून रही थी। गीता देवी को मुकुल और सुनैना की अच्छाई पसंद थी। वो जानती थी कि ये दोनों सेवा बिना किसी मतलब के करते थे। वहीं नकुल और नैना दोनों स्वार्थी थे। उनके हर अच्छे के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होता था। कुछ सालों तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। अब गीता देवी की तबीयत खराब रहने लगी थी और अब उन्हें एक नई चिंता सता रही थी। मैंने सब कुछ तो दोनों में बांट दिया, अब बस मेरे पास वो जादुई कुकर है। वो किसी एक को दूं तो दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन वो जादुई कुकर उसी के हक का है जो अच्छा है, तो ये मैं मुकुल और सुनैना को ही दूंगी। इस सोच से गीता देवी ने वो कुकर लिया और सुनैना के पास गई। अरे वाह माँ जी, पीतल का कुकर। मानो तो पीतल, मानो तो सोना, अपनी अपनी सोच का फर्क है। मैं समझी नहीं माँ जी। मैं भी ये कुकर बहुत सालों के बाद देख रहा हूँ माँ। ये हमारे बचपन का था ना? हाँ, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था। ये हमारा खानदानी कुकर है, पर ये कोई आम कुकर नहीं है बेटा, ये जादुई कुकर है। जादुई कुकर? इसका जादू मुझे तब समझ आया जब तुम दोनों पैदा हुए थे। उस वक्त गांव में सूखा था, खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। तभी हमारी परिस्थिति थोड़ी अच्छी थी। हमसे जितना हो सके उतना हमने लोगों की मदद की, भूखों में खाना बांटा, पर फिर हमारा भी सारा अनाज खत्म हो गया। एक समय ऐसा भी आ गया था कि हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं था। उस वक्त मुझे मेरी माँ की बात याद आई और मैंने इस जादुई कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिया, और वो भी बस पानी भर के, और कुकर से पुलाव मांगा और पल भर में सारा कुकर पुलाव से भर गया। उस वक्त हम सब ने पेट भर के खाना खाया
और सारे भूखों को भी खिलाया। जब सूखा खत्म हुआ तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। मैंने कुकर को भी संभाल कर रख दिया। उस दिन के बाद कुकर की जरूरत नहीं पड़ी। सुनैना, अब ये मैं तुझे सौंप रही हूँ। मुझे भरोसा है कि तू इसका सही इस्तेमाल ही करेगी। जी माँ जी, बिल्कुल। गीता देवी ने वो जादुई कुकर सुनैना को दे दिया और इसके कुछ दिनों बाद ही वो चल बसी। सुनैना ने कुकर को संभाल कर रखा था। कई साल बीत गए, सुनैना को कुकर की जरूरत नहीं पड़ी। फिर अचानक तेज बरसात शुरू हो गई। गांव में पानी भरने लगा। लगातार 3 दिनों तक बरसात हुई। सभी लोग परेशान थे। भाभी, आपके घर में खाने को कुछ है क्या? बहुत भूख लगी है। नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। तभी मुकुल को माँ की बात याद आ गई। अरे सुनैना, हमारे पास जादुई कुकर तो है। हाँ, सुनैना झट से वो कुकर ले आई और जैसा गीता देवी ने बताया था वैसे ही उसने कुकर में पानी भरकर कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? तू देखती जा। सुनैना ने कुकर से पनीर की सब्जी मांगी और जब सुनैना ने कुकर खोला तो अंदर ढेर सारी पनीर की सब्जी थी। बाप रे! सुनैना ने सब्जी दूसरे बर्तन में पलट दी और एक बार फिर कुकर में पानी चढ़ा दिया। मुझे चावल चाहिए। कुकर खोलते ही उसमें चावल थे। भाभी, अब रोटी भी मंगवा लीजिए। जी भैया। सुनैना ने वापस कुकर को चढ़ाया और इस बार उसमें ढेर सारी रोटियां थीं। सबने पेट भर के खाना खाया। तभी सुनैना का ध्यान पड़ोसियों के घर पर गया। घर के बाहर 2 बच्चे इंतजार कर रहे थे। शायद उन्हें भी भूख लगी है। सुनैना ने एक बार फिर कुकर चढ़ाया और पुलाव मांगा। ये सारा पुलाव सुनैना ने अपने पड़ोसियों को दे दिया। धन्यवाद, हम सब खाने का ही इंतजार कर रहे थे। राशन खत्म हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कोई बात नहीं, अब सब पेट भर के खाओ। जब सुनैना घर लौटी तो नैना ने उससे पूछा, ये जादुई कुकर तो हमारा है, हम दूसरों की क्यों मदद करें? क्योंकि इसका जादू ऐसा ही है। अगर तुम सिर्फ अपने लिए इसका इस्तेमाल करोगी तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। ये जादुई कुकर है। ये जिसके भी पास रहे वो जो भी मांगे उसे मिल जाएगा। अच्छा, तो तुम कोशिश करके देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नैना ने कुकर को धोया और उसमें पानी भर लिया। मुझे पालक की सब्जी चाहिए। लेकिन जब नैना ने कुकर खोला तो अंदर पानी ही था। ये क्या? अब मैं कोशिश करती हूँ। हमें पालक की सब्जी चाहिए। सुनैना ने कुकर बंद किया और 1 मिनट बाद खोला। कुकर पालक की सब्जी से भरा हुआ था। अब तुम समझी नैना, इस कुकर का जादू बस अच्छाई से काम करता है। हाँ, आपके अलावा कोई भी और इसे कुछ भी मांगे ये काम नहीं करेगा। आज से मैं भी आपकी तरह अच्छी बनूंगी। क्यों, जादुई कुकर चलाने के लिए? नहीं, ताकि आपकी तरह मुझे भी आशीर्वाद और दुआएं मिले। जरूर मिलेंगी। दूसरों की मदद करके तो देखो। नैना समझ चुकी थी कि अच्छाई ही जीवन जीने का सही तरीका है। अच्छे इंसान को जरूरत के समय मदद मिल ही जाती है।